हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आई वॉन्ट अ सन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। WANT वॉन्ट, इसका मतलब होता है चाहना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ या फिर मुझे चाहिए, अ सन, एक बेटा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई वॉन्ट अ सन, मुझे एक बेटा चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी हम वाक्य बनाएंगे और ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग पहले होगा तो देयर का वहाँ अलग से कोई मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज अ ब्राह्मण, एक बार एक ब्राह्मण था। He had a beautiful house, a loving wife, and a lot of wealth. Still, he was very sad. क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, बड़ा सेंटेंस है इसको, और इसमें 2-3 स्ट्रक्चर हैं, तो एक एक स्ट्रक्चर को करते हैं। He had a beautiful house। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव सेंटेंस है। सबसे पहले आप पास्ट पजेसिव के मतलब को जान लीजिए। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम ये दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं कि पास्ट में, मतलब कि बीते हुए समय में किसी व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु थी। मान लीजिए मैं ये एक वाक्य बनाता हूँ कि मेरे पास एक घड़ी थी, तो इस वाक्य में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पास्ट में मैं एक घड़ी का मालिक था, मतलब मेरे पास एक घड़ी थी। तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव के वाक्यों में दोस्तों, जब हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आप इसे नोट कर लें, इसीलिए यहाँ पर हैड का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, उसका एक सुंदर घर था। अ लविंग वाइफ, एक प्यारी पत्नी। एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ, और बहुत सारी संपत्ति। वेल्थ का मतलब धन संपत्ति। और दोस्तों, यहाँ मैंने आपको पास्ट पजेसिव के बारे में समझाया। मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा। यदि स्ट्रक्चर समझ चुके हैं तो वाक्य भी ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। वाक्य को नोट कर लीजिए। मेरे पास पैसे थे। आई रिपीट द सेंटेंस, मेरे पास पैसे थे। दूसरा वाक्य है राजू के पास कार थी। राजू के पास कार थी। दोनों ही वाक्य पास्ट पजेसिव हैं, दोनों को ही ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। तो क्या अर्थ हुआ कि उसके पास एक सुंदर घर था, एक प्यारी पत्नी थी और बहुत सारे पैसे, बहुत सारा धन था। स्टिल ही वॉज वेरी सैड। दोस्तों, STILL, इसे नोट कर लीजिए। स्टिल का मतलब होता है फिर भी या फिर अभी भी। और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया गया। SAD, सैड का अर्थ होता है उदास। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? स्टिल ही वॉज वेरी सैड, फिर भी वह बहुत उदास था। चलिए आगे देखिए। The reason behind it was that he had no child। और दोस्तों, ये भी पजेसिव का वाक्य है लेकिन ये नेगेटिव है। तो क्या अर्थ हुआ? द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण था। वॉज, उसके पीछे ये कारण था दैट ही हैड नो चाइल्ड, उसका कोई बच्चा नहीं था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, या कह सकता हूँ उसकी कोई संतान नहीं थी। चलिए आगे देखिए।
इन स्पाइट ऑफ कंडक्टिंग मैनी प्रेयर्स टू अपीज गॉड फाइनली, सॉरी ये सेंटेंस यहीं तक है। इन स्पाइट ऑफ कंडक्टिंग मैनी प्रेयर्स टू अपीज गॉड। दोस्तों इन स्पाइट ऑफ को नोट कर लीजिए। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, कंडक्ट का मतलब करना, और ये फोर्थ में। इन स्पाइट ऑफ कंडक्टिंग मैनी प्रेयर्स, कई प्रार्थनाएं करने के बावजूद, टू अपीज गॉड, ईश्वर को खुश करने की, अपीज मतलब खुश करना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ईश्वर को, या कह सकते हैं भगवान को खुश करने की, प्रसन्न करने की कई प्रार्थनाओं के बावजूद फाइनली अंत में वन डे, एक दिन, ही लेफ्ट हिज हाउस। दोस्तों लीव का मतलब छोड़ना, निकलना, रवाना होना होता है, और ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ कि अंत में एक दिन, ही लेफ्ट हिज हाउस, उसने अपना घर छोड़ दिया, फॉर हिमालयाज, हिमालयाज के लिए मतलब हिमालय के लिए, वेयर, जहाँ, ही मेडिटेटेड फॉर ईयर्स। दोस्तों मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान साधना करना, ध्यान साधना करने को मेडिटेट कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट का वाक्य है। वेयर ही मेडिटेटेड, जहाँ उसने ध्यान साधना की, तपस्या की, फॉर ईयर्स, कई सालों तक। वन डे गॉड हैप्पी विद हिज मेडिटेशन, एक दिन जो ईश्वर थे वो उसके मेडिटेशन से, उसकी तपस्या से खुश हो गए। गॉड अपीज बिफोर हिम। दोस्तों ये थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर कहानी के अनुसार इसको अपीयर होना चाहिए। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, और सेकंड फॉर्म में अपीयर्ड। तो दोस्तों आप इसको अपीज्ड ना समझें, इसको अपीयर्ड ही समझें, क्योंकि ये कोई मिसप्रिंट है। तो क्या अर्थ हुआ, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम। बिफोर का मतलब पहले भी होता है, सामने भी होता है, तो यहाँ इसका मतलब है सामने। तो क्या अर्थ हुआ, गॉड अपीयर्ड, और मैं अपीयर की स्पेलिंग बताता हूँ, APPEAR, और सेकंड फॉर्म में अपीयर्ड। तो दोस्तों सब कुछ सही है यहाँ पर, APPEAS की जगह आर को कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा अपीयर्ड। तो क्या अर्थ हुआ, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए, एंड सैड, और कहा, व्हाट डू यू वांट माय चाइल्ड। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में डू या डस का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड का हम यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उसको मेंशन करना होता है हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो क्या अर्थ हुआ, ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए और कहा, व्हाट डू यू वांट माय चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम्हें क्या चाहिए। ओ गॉड, ईश्वर, ऑल आई वॉन्ट इज़ ए सन, मुझे बस एक बेटा चाहिए। द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा। आगे देखिए, बट गॉड सैड, लेकिन भगवान ने कहा, या कह सकते हैं ईश्वर ने कहा, आई कैन नॉट ग्रांट योर विश। दोस्तों ग्रांट का मतलब होता है देना, प्रदान करना, विश का मतलब इच्छा। आई कैन नॉट ग्रांट योर विश, मैं तुम्हारी इच्छा प्रदान नहीं कर सकता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, आस्क को मतलब मांगना, आस्क फॉर एनीथिंग एल्स का मतलब हुआ कुछ और मांगो। नो, नहीं। आई ओनली वॉन्ट ए सन, मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए। सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा। आगे देखिए, गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, आई ग्रांट यू अ सन, मैं तुम्हें एक बेटा देता हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, स्टबर्ननेस ऑलवेज ब्रिंग्स पेन। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। देखिए स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी, और एडजेक्टिव है, और स्टबर्ननेस जो है नाउन है, तो यहाँ इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। इस पर स्टबर्ननेस मतलब ज़िद्दीपन। तो यहाँ से मीनिंग देख लीजिए, और मैंने आपको बता दिया स्टबर्न एडजेक्टिव है और स्टबर्ननेस नाउन। तो फिलहाल यहाँ इसको नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है ज़िद्दीपन। तो क्या अर्थ हुआ, ईश्वर ने क्या कहा, आई ग्रांट यू अ सन, मैं तुम्हें एक बेटा देता हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, स्टबर्ननेस ऑलवेज ब्रिंग्स पेन, ज़िद्दीपन हमेशा दुख लाता है। ब्रिंग मतलब लाना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ। मैंने आपको दोनों ही शब्दों के बारे में बताया। STUBBORN, स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी, और स्टबर्ननेस मतलब होता है ज़िद्दीपन। तो दो शब्दों के बारे में आपको पता चल चुका है। तो दोस्तों आपका होमवर्क ये है कि आप इन दोनों शब्दों का ही प्रयोग करके दो वाक्य बनाएं और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। तो जो ईश्वर थे उन्होंने क्या कहा कि जो ज़िद्दीपन है वो हमेशा दुख लाता है, पेन दर्द लाता है। सून जल्दी ही, द ब्राह्मण हैड ए सन, जल्दी ही ब्राह्मण को एक बेटा हुआ। बट द बॉय ग्रीव डिसओबीडियंट। दोस्तों डिसओबीडियंट का मतलब होता है अवज्ञाकारी, मतलब जो आज्ञा का पालन ना करे। तो क्या अर्थ हुआ कि बट द बॉय ग्रीव और डिसओबीडियंट, लेकिन जो बेटा था वो अवज्ञाकारी हो गया। एंड डिसऑनेस्ट, और बेईमान हो गया।
द मिस्चीवियस बॉय अर्नड बैड नेम फॉर हिज ब्राह्मण, फॉर द ब्राह्मण। और ये जो मिस्चीवियस शरारती लड़का था, अर्नड बैड नेम, उसने बुरा नाम कमाया फॉर द ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए। नाउ अब द ब्राह्मण रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, और ये सेकंड फॉर्म है। अब जो ब्राह्मण था उसको एहसास हुआ दैट द गॉड्स वर्ड्स हैड कम ट्रू, कि जो ईश्वर के शब्द थे, जो ईश्वर की बातें थी, हैड कम ट्रू, वो सच हो चुके थे। और दोस्तों यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। कम ट्रू का मतलब होता है सच होना। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं समझता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे हो तो ज़रूर लाइक करें। और उसके अलावा दोस्तों कहीं यदि मैं इस कहानी के मॉरल के बारे में बात करूँ तो दोस्तों मॉरल जो है वो यहाँ पे हमें इस लाइन में देखने को मिलता है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ईश्वर ने उसको कहा कि जो स्टबननेस है, मतलब जो ज़िद्दीपन है, वो क्या है, हमेशा दुख लेकर आता है, परेशानियाँ लाता है, दर्द लाता है। और उसके अलावा दोस्तों यदि इस कहानी के बारे में बात की जाए तो ऐसा कोई ख़ास मोरल नहीं है। बाकी मेरा एक व्यक्तिगत मानना ये है कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने वो एक बेटा चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जो बेटा था वो उनके लिए मतलब कि वो डिसओबीडियंट हो गया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था। तो दोस्तों हमें हमेशा ही ऐसी मांग करनी चाहिए कि चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, लेकिन वो जो भी हो वो एक अच्छा इंसान बने, एक आज्ञा मानने वाला, बात मानने वाला, माँ बाप की, बड़ों का आदर करने वाला हो। मान लीजिए अगर वो बेटा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं करता और वो फिर माँ बाप की बातों को भी नहीं मानता, तो ऐसे बेटे की कामना करना भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो चाहे बेटा हो या बेटी हो, लेकिन उसको एक अच्छा बेटा या फिर अच्छी बेटी होना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।